बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत और नई दिल्ली के बीच में मुज़ाकराती अमल मज़ीद तेज़ हो गया। कल ऑफिशियल इन्विटेशन पर प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला ने अलग अलग तरह से मुलाकातों के बाद तकरीबन 3 घंटे और 45 मिनट तक तवील मुसाफत जो है सियासी दौर में तय की गई। इसी बीच में मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहा और कई एक पार्टियों के अहम लीडरान से मुलाकात में महबूबा मुफ्ती ने उन्हें जम्मू कश्मीर में 35 से 370 और जम्मू कश्मीर की पोजीशन के हवाले से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल की इस मुलाकात को जहां अवाम बड़ी बेसब्री के साथ देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पे भी नजरें थी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कल पूरी तरह से इस खबर पर अपनी सुर्खी बनाने में कामयाब हो गया। हालांकि बाद में डिबेट और मुबाहिसों में कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मामलात भी चले, सियासत भी चली, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जब मेन स्ट्रीम पार्टियों और लीडरान कैद व मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारने के बाद नई दिल्ली पहुँचे तो ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, यह कदर मुख्तलिफ थी। किसने सोचा था ज़िंदगी में कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डिटेंशन में वक्त गुजारेंगे। शायद ही हमने सोचा था अपनी बढ़ती उम्र में कि उमर अब्दुल्ला को डिटेंशन पीरियड 8 महीने तक गुजारना पड़ेगा। और शायद साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और जम्मू कश्मीर की आखिरी जम्मू कश्मीर रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी डिटेंशन में पीरियड बहुत ज़्यादा उन्हें गुजारना पड़ेगा। उसके बाद लीडरान तक की बात महदूद नहीं रही, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बेशतर लीडरान या तो घरों में नजरबंद रहे या आखिरी अदवार में उन्हें रिलीज किया गया। नईम अख्तर अंद्राबी को चंद दिन पहले खैर सगाली तौर पर ही सही उनका डिटेंशन खत्म कर दिया गया। उससे कबल मोहम्मद सरताज मदनी के बारे में भी बातचीत चल रही थी, उन्हें भी उनके डिटेंशन पीरियड को खत्म कर दिया गया। ये बात इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब आप डिटेंशन पीरियड की बात करते हैं तो क्या अलहदगी पसंद लीडरान के बाद मेन स्ट्रीम पार्टियों को भी डिटेंशन में रखा जा सकता था? आखिर मरकजी सरकार को क्या मजबूरी उस वक्त पड़ी जब 35 से 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के कल तक के काबीना गुजरा, कल तक के 3 चीफ मिनिस्टर्स को डिटेंशन में काफी वक्त गुजारना पड़ा? माजी के जरोखों को इसलिए हम झांकने की कोशिश करते हैं कि जब मेन स्ट्रीम पार्टियां जेल जाएंगी तो कहीं ना कहीं अवामी तवक्कुआत शायद ज्यादा बढ़ सकती है। इन तवक्कुआत के बीचों बीच में यह वफद 14 मेंबरान का नई दिल्ली पहुंचा और नई दिल्ली में इनका इस्तकबाल आज खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने किया, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद मेजबानी के लिए वहां पर मौजूद थे। 3 घंटे 45 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद क्या कुछ लेखा जोखा निकला? अंदर की बात हमने कोशिश करी जराये के हवाले से जानने की कि अंदर लीडरान ने क्या कुछ कहा। बेशतर लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लीडरान ने ज्यादातर तवज्जो जो थी पानी, बिजली और बाकी वैक्सीनेशन को लेकर वह मामला चले। सियासी मामलात में 5 नकात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम गुलाम नबी आज़ाद ने लिख कर लाया था और उन्होंने कहा कि 5 नकाती फार्मूला जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर को इकट्ठा मुल्क के साथ कर सकता है। पहले आपको गुलाम नबी आज़ाद का रिएक्शन सुनाते हैं, दिखाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने बाद में ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, लेकिन 5 नकात पे उन्होंने कहा अब आगे चलना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पहुंचकर अपना जम्मू कश्मीर का जो पॉलिसी उनका था उसमें नरमी लाई, तब्दीली लाई और मौक़िफ़ से हटकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को व्हाट नेक्स्ट स्टेटहुड और बाकी चीज़ों का भी मुतालबा किया। गुलाम नबी आज़ाद ने ज़राए इब्लाग को क्या कुछ बताया, पहले देखते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज़ थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीज़ें थी। जल्दी ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग। किसी ने सर कोई और को वापस करने की मांग की या 35 को बहाल करने की मांग की? किसी ने भी? किसने? बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोर्ट में है, अदालत में है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और मरकजी वजीर सेहत रह चुके गुलाम नबी आज़ाद
जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की सेहत का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने गुलाम अहमद मीर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद को अपने साथ में रखा और ज़रा इब्लाग से बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और जम्मू कश्मीर ईस्ट वाइल स्टेट की आखिरी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बड़ा मैराथन किया, मशक किया। उसके बाद कहा कि फैसला महफूज रहेगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तक। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास श्रीनगर में तलब किया गया। उसके बाद सुहेल बुखारी जो उनके तर्जमान आला और एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला PAGD की मीटिंग का बाज़ाब्ता तौर पर एड्रेस करने के बाद महबूबा मुफ्ती के बारे में भी ऐलान करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP के साथ साथ उन्हें PAGD के भी कहीं ना कहीं बातचीत करनी होगी। बाद में महबूबा मुफ्ती का फैसला सुनाते हुए उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने कहा था कि हमने तमाम तर इख्तियारात PAGD के कैप्टन और सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तफवीज़ किए हैं। वो चाहें तो दिल्ली जाकर तमाम लीडरान की तरफ से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की मौजूदगी में बड़ा ऐलान किया। कहा महबूबा मुफ्ती दिल्ली जाएंगी, अपनी बात रखेंगी, क्योंकि इन्विटेशन इंडिविजुअलिटी में है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग और कांग्रेस वगैरह दीगर पार्टियों को अलग अलग से मिल रही है। लेकिन इब्हाम यह था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जब गुपकार अलायंस की इस मीटिंग के बाद ऐलान हुआ, महबूबा मुफ्ती ने कहा उस वक्त के जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ ख़त्म होनी चाहिए, सियासी रहनुमाओं की घर वापसी होनी चाहिए, मसला कश्मीर पर हमसाए मुल्क के साथ बातचीत होनी चाहिए, जो बाद में मुबाहिसे का बड़ा कंसर्न बना। और टीवी चैनलों के साथ साथ अखबारात और बाकी जरायों से महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट लगातार नई दिल्ली के साथ करने पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी जताया गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद महबूबा मुफ्ती ने अंदर क्या कुछ कहा, गुलाम नबी आज़ाद ने भी इसकी पुष्टि की, प्रोफेसर भीम सिंह ने इसकी पुष्टि की और बाकी लीडरान ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन अब आपको फिलहाल सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने अंदर मीटिंग में जाकर क्या कुछ कहा। बाद में ज़रा इब्लाग को बताया, लेकिन बात यही है कि उन्होंने जो अपना स्टैंड जम्मू कश्मीर में रखा था, उनके मुताबिक मैंने वही बात प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने रखी। महबूबा मुफ्ती ने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए ज़रा इब्लाग को नई दिल्ली में बताया। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के बुलावे के इजलास के बाद ज़रा इब्लाग से बातचीत कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम आपको इस प्रोग्राम में जायज़ा बता रहे हैं कि अंदर ज़राए के हवाले से क्या कुछ मालूमात हमें हासिल हो सकी और किन इशूज़ पर जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम क़यादत ने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और NSA को आगाह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर के आज के इस अहम इजलास के हवाले से बातचीत की। हालांकि उन्होंने बाद में ज़रा इब्लाग को बताया कि उन्होंने आज खुद कोई बात नहीं की, जो बात की वो डॉक्टर अब्दुल्ला ने की, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला पार्टी के सरपरस्त हैं। और उन्होंने जब बात की जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसमें उमर अब्दुल्ला के लिए बातचीत का स्कोप नहीं बनता था। ये पूछे जाने पर कि आपका इन्विटेशन इंडिविजुअल हैं, आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप मरकज़ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, लिहाजा आपकी बात का भी वज़न हो सकता था। ताहम उमर अब्दुल्ला ने बाहर आकर इस बात की तरफ इशारा किया कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 का फैसला गलत था और इसको सही नहीं करार दिया जा सकता है। ताहम उन्होंने कहा इस अदवार से मीटिंग का सिलसिला आगाज़ हो सकता है, इख्ताम नहीं हो सकता है। ताहम उन्होंने हल्का इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर में यूटी में इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला ने ज़रा इब्लाग को बताया। आइन
یا اس ملک کے संविधान کی طرف سے جو ہمیں اجازت دی جاتی ہے عدالت کا استعمال کرنے کی، ہم عدالت کا استعمال کر کے عدالت میں جا کے اپنا پکش وہاں پہ رکھ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں عدالت سے جو ہے انصاف حاصل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی ہم نے سمجھایا کہ ایک وشواس ٹوٹ چکا ہے جموں کشمیر اور کیندر کے درمیان. اس وشواس کو دوبارہ قائم کرنا وہ مرکز کی جو حکومت ہے سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو قدم وزیر اعظم صاحب اچت سمجھیں، صحیح سمجھیں، ان کو وہ قدم اٹھانے چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے بات بالکل مطلب ایک اچھے ماحول میں سنا، اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہماری لڑائی جاری رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی طرف سے بلائے گئے اس اجلاس میں لیڈران کے تاثرات آپ نے ایک بار پھر دیکھے. کل سے آپ لگاتار شام سے ہی دیکھتے آئے ہیں، لیکن جموں کشمیر میں عام لوگوں کی کیا آ رہا ہے اس پہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے. فی الحال دلی لیے چلتے ہیں آپ کو، جہاں پر ہمارے ساتھی اشفاق گوہر ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان سے جموں کشمیر کے حوالے سے لیڈران کی نئی دلی میں مصروفیات اور باقی چیزوں پر بھی بات. گوہر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. نئی دلی میں ڈے 2 آج مین سٹریم لیڈران محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور دیگر لیڈران نے ملاقاتوں کا سلسلہ. آپ کی ملاقات غلام نبی آزاد، محبوبہ مفتی اور کئی لیڈران سے ہوئی. کیا کچھ تبدیلی گزشتہ 24 گھنٹے میں مین سٹریم لیڈران کے جموں کشمیر کے ایشوز کے حوالے سے نظر آئی؟ اس لیے آج ٹیلی ویژن پر وہ شام سے چلنا شروع ہو بھی جائیں گی. لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جموں کشمیر کی عوام کے لیے 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا، لیکن ہم قطعی طور پر اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک مثل ہے، وہ جو ہماری شناخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی 35 اور 370 کا ذکر ضرور کیا جا رہا ہے. غلام نبی آزاد سے ہم نے تفصیلی بات چیت کی، ان کے 5 نکاتی ایجنڈے پر ہم نے گفتگو کی، لیکن ضرور نے کہا کہ دیکھیے میٹر سب جوڈس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں میٹنگ کے اندر ان سبھی معاملوں پر گفتگو ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی ایشورنس نہیں دی گئی 35A یا 370 پر ریسٹ، ڈیلیمیٹیشن، الیکشن اور اسٹیٹ، یہ ساری چیزوں کی باتیں جو ہے وہ چل گئی ہیں، اور انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید بہتریاں دیکھنے کو ملیں گی. اور تھوڑی دیر پہلے ہماری بات جب پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سے ہوئی، ایک تفصیلی انٹرویو ان کا ہم نے کیا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے مرکز جس طریقے سے فرمان سنا رہا ہے دلی سے لے کر سری نگر کی، اور اس سے حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں، دشوار ہو رہا ہے معاملہ، اور عوام جو ہے وہ دور ہو رہی ہے انتظامیہ سے، اور عوام مین سٹریم سے دور ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اولاً وہ چاہتی ہے کہ CBMs اٹھائے جائے، قیدیوں کی رہائی ہو. اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، کل جو مرکزی وزیر داخلہ نے اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کو شک کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ مزید قیدیوں کی رہائی ہو، لیکن اس بات پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ ریسٹ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کام کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 ان کا ماننا ہے کہ آرڈر جو ہر دن آتے ہیں ان کو روکا جائے. نمبر 3 ایک اکنامیکل ریوائیول کیسے جموں کشمیر کے اندر ہو اس پر ایک بڑی بات ہونی چاہیے. اور پھر ایک پولیٹیکل ریوائیول کی وہ بات کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے آج ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دی کہ محبوبہ مفتی کی ذات تب تک چناوی دنگل کا حصہ نہیں بنیں گی جب تک 370 یا 35 کو ریسٹور نہیں کیا جائے گا. لیکن ضرور انہیں یہ امید ہے کہ اگر سٹیٹ ریسٹور بھی ہوتی ہے تب بھی ان کی جو جائز بات ہے 370 اور 35 ہے اس کے لیے وہ لڑتی رہیں گی. تو یہ اندازہ ہے جی کل سے لے کر ابھی تک لیڈرز کا. لیکن کچھ لیڈرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھیے ہم آج ملنے آئے ہیں، یہ ایکسپیکٹ نہ کیجئے کہ آج کے آج ہی سب کچھ ملے گا. ہمیں بار بار آنا ہوگا، ہم نے بار بار بات کرنی ہوگی، اور اسی بات چیت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے. جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں جی تو اس وقت بھی وزارت داخلہ کے اندر جموں کشمیر کے کچھ لیڈر گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے، ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسروں سے جموں کشمیر کی سیاسی اقتصادی صورتحال پر گفتگو کی ہے. اس میں فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی کو اگر آپ مائنس کریں گے، باقی جو لیڈر آئے تھے
उनमें से कुछ लीडर आज नई दिल्ली में ही मौजूद हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंगें की हैं जिसमें आने वाले खदशात, डिलिमिटेशन और स्पेशली फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बातचीत की गई है। तो कुल मिलाकर लीडर्स इस बात की उम्मीद लगाए रख रहे हैं कि जो कुछ कहा गया इसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब जो डिलिमिटेशन पहले होगा, उसके बाद चुनाव होगा या स्टेटहुड मिलेगा, ये सबके सामने सवाल है, क्योंकि इस पर कोई भी न तो टाइम फ्रेम दिया गया है और ना ही कोई एश्योरेंस दी गई है कि 6 महीने 8 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस जिनके साथ आपसे जानना चाहूंगा कि अब जब पहले से ही अल्ताफ बुखारी की पार्टी और दीगर पार्टियां इन मामलात को उठाती रही हैं, आज क्या डिफरेंट था? आप इज्तिमाई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से मिलते हैं लेकिन रेसिप्रोकल में आपको रेस्पॉन्ड नहीं अभी तक मिला। ये बातें बाकी पार्टियां भी करती हैं, ये आपने प्रेस रिलीज के जरिए भी उमर साहब, महबूबा जी, बाकी लोगों ने पहुंचाई। जो रिएक्शन मरकजी सरकार का था, क्योंकि आज़ाद साहब ने कहा था 35 से 370 अटल बिहारी वाजपेयी वाला फार्मूला पर खंदा पेशानी के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सुना लेकिन रिस्पॉन्ड कुछ नहीं आया। तो आप कहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर के लीडरान का जो दौरा था किस हद तक विन विन सिचुएशन रही? देखिए, अगर आप जाती तौर पर मुझे बता रहे हैं तो मैंने आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को देखा, मैंने महबूबा मुफ्ती के साथ बात की और सेकंड रैंक लीडरशिप जो उनकी आई है उनके साथ भी बात की है। माथे पर पसीना बहुत ज्यादा है, हालात उनके अंदर के ये बता रहे हैं कि उनके सामने बड़ी चीजें क्लियर है कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। लेकिन सियासत का ये तकाजा है कि आप आए हैं श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली में आपने बात की है, इसलिए ऑल इज वेल, ऑल इज गुड का नारा देकर आगे बढ़ा जाए। उम्मीद ये लगा रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो। हाथ आज के दिन में इस लीडरशिप को कुछ भी नहीं लगा है। अगर आप अल्ताफ बुखारी साहब की बात करते हैं तो अल्ताफ बुखारी साहब यही चीज तो पहले बता रहे थे, 370 कोर्ट में है, स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, इलेक्शन कीजिए। उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सारी बातचीत जो है वो चल रही है। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के ट्वीट को देखेंगे या वज़ीर दाखिला की ट्वीट को देखेंगे, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन, हदबंदी हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को एम्पावर करने के लिए जरूरी है। और जब मैंने गुलाम नबी आजाद से हदबंदी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि जो लॉजिक वजीर दाखिला साहब ने दिया उसके बाद हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने मौका पर सही है। ये गुलाम नबी आजाद साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे साथ बात करते हुए। दूसरी बड़ी बात कि हदबंदी के बाद क्या होगा, स्टेट रेस्टोर करना है या चुनाव में जाना है, यहां पर पेच फंसा है। अगर स्टेट रेस्टोर होता है तो चुनाव की हैयत कुछ और होगी, चुनाव के अंदर मशगूलियात कुछ और होंगी, नारे कुछ और होंगे। और अगर चुनाव यूनियन टेरिटरी के नाम पर लड़ा गया तो चुनाव के दंगल के अंदर वो मजा आपको दिखेगा नहीं। यह आज लीडर्स की बात बात में हमें खुलकर बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गवहर साहब, नई दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशफाक गवहर की माने तो जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान जो हैं वो नई दिल्ली के दौरे से तवक्कुआत लगा सकते हैं, हासिल कितना होगा ये बात की बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अवामी रद्द अमल क्या कुछ वो आया चाहता है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की इस लीडरशिप के साथ जो तयशुदा और शेड्यूल के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गवहर साहब, नई दिल्ली से इस खुसूसी तज्ज़िये के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आज़ाद और महबूबा से मुलाकात के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। ताहम उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने और बाकी लीडरान ने अज़ खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो अज़ खुद इनफरादी तौर पर चुनाव में नहीं होंगी, पार्टियाँ होंगी नहीं होंगी ये पार्टियाँ फैसला करेंगे, लेकिन अवामी रद्द अमल इस पर बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है और हर शख्स की इनफरादी और इज्तिमाई इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। लाल चौक के बीचों बीच में कश्मीर का नौजवान ज़रा इब्लाग से वाबस्ता है या किसी दूसरे कारोबार के साथ, उनकी आरा बहुत अहम होती है। उनकी माने तो वो कहते हैं काफ़ी तैयारी करके नई दिल्ली पहुँचे थे लेकिन बहुत कम लेकर वापस आए। कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही वापस लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पार्टियों का नई दिल्ली के साथ रिश्ता जो तकरीबन मुनक़ता नज़र आ रहा था उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका शुरू हुआ चाहता है और उससे कबल CBMs के तौर पर इस मीटिंग को देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से जानना चाहते हैं 35 से 370 पर साबिक चीफ मिनिस्टर की आरा को आपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। कुछ लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा, कब क्या होगा, नई दिल्ली खुद फैसला करती है। आइए फिलहाल आपको लाल चौक श्रीनगर में आम नौजवानों से हमारी टीम ने बातचीत की और जानना चाहा दिल्ली के दौरे को
آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنی امپورٹنس آپ کی نظروں میں ہے؟ سب سے پہلے یہ جو میٹنگ ہے ایک اہم میٹنگ تھی، اسے ہم سمجھتے ہیں کم سے کم سینٹرل ایڈمنسٹریشن جو کسی کی نہیں سنتی تھی، آج اسی گپکار گینگ کو انہوں نے واپس بلا لیا بات کرنے کے لیے 370 ہٹنے پر، جو کہتے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ میں بادھا ہے، 70 سال سے انہوں نے گھریلو راج چلایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ایک کائنڈ کا دھوگلا پن ہے۔ اگر یہ لوگ کرمنلز تھے، بادھا تھے، خاندانی راج تھا، تو پھر انہیں انوائٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں پر یہ کہوں گا کہ سینٹرل ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں ان کا پلڑا کمزور ہوتا ہوا ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے سامنے، لیکن اب ہمارے منسٹرز کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنا سٹینڈ کیسے لیتے ہیں۔ آپ نے طارق غامی صاحب کا بیان دیکھا ہوگا جب وہ باہر آئے کہ اٹ واز ناٹ اے فروٹفل میٹنگ ایٹ آل، یہ تو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا۔ عمر عبداللہ صاحب نے کل NDTV پہ کہا کلیئرلی کہ جو موو تھا 5 اگست 2019 کا اللیگل تھا، اور اگر سینٹرل ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ ون نیشن ہو، ایک سمویدھان ہو، ایک نشان ہو، تو آپ لوگوں نے 370 ہٹا کے تو ہمیں دھکیل دیا کہیں اور، کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی۔ تو اوور آل ایک میٹنگ سمجھیے کہ انویٹیشن تھا، کھانا پینا تھا، سیر سپاٹا تھا، باتیں ہوئی۔ سب سے بڑا جو عوام کا مسئلہ تھا وہ تھا آرٹیکل 35A اور 370 کا، جو یہاں پہ غیر جمہوری کی طرح سے ختم کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا 5 اگست کو۔ اور اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں، وہ تو امت شاہ نے آن دا فلور پہلے ہی کہا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ کشمیر کو واپس ملے گا۔ اگر گپکار الائنس کی بات کریں، گپکار الائنس 2.5 سال کے بعد وجود میں آیا، کس لیے آیا؟ خالی اسی لیے کہ وہ 35A اور 370 کی بات کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہی تھا بات کیا ہونی ہے تو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات بلاخر بات سے کیا ہوا؟ اب ڈیولپمنٹ کی بات کریں، آپ بتائیے 70 سال سے آپ بھی دیکھ رہے کون سی ڈیولپمنٹ کشمیر میں؟ ان امپلائمنٹ ہے وہ تو وہی، رش وہی، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا۔ یہاں کے بزنس تجارت کرنے والے لوگوں کو دیکھیے، بزنس کا حال دیکھیے، سڑکوں کا حال دیکھیے، کہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ لگتی ہے اور کیسے لوگ خوش ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی، ویکسینیشن اور باقی معاملات پر مرکز ایک طرف کام کر رہی ہے، دوسری طرف سیاسی مخاصمت کے بیچوں بیچ میں لیڈران کا ردعمل، عوام کا ردعمل آپ تک مکمل طور پر پہنچا۔ اب بریکنگ ٹویٹ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ انتہائی اہم، سابق ترجمان نیشنل کانفرنس اور جموں کشمیر کے بڈگام سے لگاتار 3 بار اسمبلی انتخابات جیتنے والے آغا سعید روح اللہ کا انتہائی اہم ٹویٹ، "A human does not turn himself into a dog for a piece of bone"۔ ایک انسانی جان، ایک شخص، ایک انسان جو کسی بھی قیمت پر کتے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے کسی ہڈی کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ سیدھا چلتے اپنے ساتھی سید روف کے پاس۔ روف، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ خود ضلع بڈگام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے آغا سعید روح اللہ کی پالیٹکس کو دیکھا ہے۔ یہ جو ٹویٹ ہے "A human does not turn himself into a dog for a piece of bone"، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تجمل، اگر ہم آگا کریں تو آغا روح اللہ جب آرٹیکل کو ایبریگیٹ کیا گیا تھا سال 2019 میں، تب سے لے کر ابھی تک کی بات کریں، آغا روح اللہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر بات کر رہے ہیں، اور کئی بار انہوں نے نیشنل کانفرنس کو بھی اشارہ دیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا جو اصل مقصد تھا اس مقصد کے لیے نیشنل کانفرنس کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کا آج تحریک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سامنے آئے۔ اور آغا روح اللہ نے جب بھی ان کے ساتھ بات کی، چاہے سوشل میڈیا کی ہم بات کریں یا میڈیا کسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے بات کی، یا نیشنل کانفرنس کی کسی بھی، ویسے تو سال 2019 آرٹیکل ایبریگیشن کے بعد زیادہ انہوں نے شرکت نہیں کی، اگرچہ نیشنل کانفرنس نے کوئی اجلاس بلایا، کوئی میٹنگ بلائی ہے تو اس میں انہوں نے شرکت نہیں کیا، مگر آپ کو یاد ہوگا تجمل کے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور کئی لیڈران بڈگام میں انہوں نے ایک جلسہ کا انعقاد کیا تھا، وہاں پہ آغا روح اللہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ آغا روح اللہ نے اس سٹیج کا استعمال کر کے بھی نیشنل کانفرنس کو کہا تھا کہ آپ کیسے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہو، آپ کیسے اسٹیٹ ہوڈ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کیسے پارٹیسپیٹ کرو گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی، جس کے لیے نیشنل کانفرنس نے جدوجہد کی، مقصد 370 اور 35A کے حوالے سے۔ اور آغا روح اللہ کا جو آج ٹویٹ جو آیا ہے، بہت کچھ آغا روح اللہ نے اس ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے، اور کچھ دن پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹ آئے تھے روف، اس میں لگاتار آغا سعید روح اللہ اپنی پارٹی کی قیادت پر سوالات پوچھ رہے تھے۔ کیا ہم مانیں کہ نیشنل کانفرنس نے جس وقت کہا تھا کہ وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بھلے وہ الیکشن میں نہیں ہوں گی لیکن پارٹی تو الیکشن میں ہوگی، آغا روح اللہ اپنا کنارہ نیشنل کانفرنس سے الگ کیوں نہیں کرتا؟ ان کے خلاف ایکسپلینیشن پارٹی کی طرف سے
जो नज़म शक्नी है उसके पादाश में उसे पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है? कि ऐसा तो नहीं कि आगा सईद रूहुल्लाह की जो इनफरादियत है और जिस इल्मी घराने से उनका ताल्लुक है बिलाखिर वो वहीं पहुंच गए, भले ही 18 साल उन्होंने असेंबली, सिविल सेक्रेटरीट और बाकी जगहों पे गुजारे? देखिए तजम्मुल, इसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसको जोड़कर कह सकते हैं कि आगा रूहुल्लाह जो है एक शख्सियत है, क्योंकि आप अगर देखें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आगा रूहुल्लाह के साथ लोगों की वाबस्तगी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक वोट बैंक बना हुआ है। अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें, 3 इलेक्शन की बात करें, आगा रूहुल्लाह ने कलीदी रोल निभाया है और बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उन्होंने अच्छा खासा वोट दिया है। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, बीरवा में जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ नजदीकी मुकाबला जीता, उसमें भी आगा रूहुल्लाह का एक अहम रोल है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपेल करने की बात नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रूहुल्लाह का ये कहना है कि उनको एक अच्छा खासा ओहदा मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस शमूलियत इख्तियार किया। मगर पिछले जब से आर्टिकल एब्रिकेट हुआ तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास बुलाया, अगर एक दो बार क्या आने वाले दिनों में इस बयान को हम कंसिस्टेंसी के तौर पर देखेंगे या आगा रूहुल्लाह के मिजाज में तब्दीली आ जाएगी जब नई दिल्ली से लीडरशिप वापस आएगी? क्योंकि हमने बड़े लीडरों को देखा, कश्मीर में बहुत कुछ कह रहे थे, दिल्ली में खामोश रहे। वापसी करें तो तर्जमान आला की वापसी हो सकती है। क्या आगा सईद रूहुल्लाह से आपकी जाती मुलाकात हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, सियासत से किनारा कश नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए आगा रूहुल्लाह जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रहेंगे। उनका ये कहना है कि वो तब तक शमूलियत नहीं करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ना जो जम्मू कश्मीर का जो तशक्कुस खोया है, जो स्पेशल स्टेटस जो लिया गया है, जब तक वो वापस न दिया जाएगा तब तक वो किसी भी जमात के साथ इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। मगर आगा रूहुल्लाह के इस क्या तब्दीली आ सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं और ऐसा लग भी नहीं रहा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हो गई थी वो इन्हीं मामलात को लेकर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रोल नहीं निभा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इक्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए अब आगे जो बात कर रही है, चाहे स्टेटहुड को लेकर बात करें या इलेक्शन को लेकर बात करें, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आगा रूहुल्लाह जो है वो बैक ट्रैक कर सकते हैं और फिर जब भी लीडर वापस आएंगे और उनके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शुक्रिया सईद रूफ फारूकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आगा सईद रूहुल्लाह का ताल्लुक जिला बडगाम से है। इल्मी, अदबी और मजहबी घराने से आपने जन्म लिया। आपके वालिद साहब ने जम्मू कश्मीर की सियासी बसीरत को बखूबी निभाने की कोशिश की, उतार चढ़ाव काफ़ी देखे, लेकिन उसके बाद आगा सईद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, MLA बने, बाद में वजीर बने, MLA बने और उसके बाद तर्जुमान आला की हैसियत से उन्होंने भी अपना रोल अदा किया। जम्मू कश्मीर में सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं में आगा सईद रूहुल्लाह के ट्वीट्स लगातार जा रहे हैं और जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि आप क्या मांगने जाएंगे, आपको जो कुछ दिया जाएगा उसको लेने की कोशिश करेंगे आप। आज कहा कि अगर आप खुदा न खास्ता एक कुत्ते की शक्ल में एक इंसानी जाविया देखते हैं तो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हड्डी हासिल करने के लिए आपको अपनी शक्ल सूरत तब्दील नहीं करनी चाहिए थी। यानी बहुत ज़बरदस्त ट्वीट है जो आगा सईद रूहुल्लाह ने किया। और जम्मू कश्मीर में आगे क्या कुछ सियासी मंजरनामा होगा, फिलहाल अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।